अफसर बनना चाहते हो तो कहीं और क्यों जाना। गूगल प्ले स्टोर से हमारी ऐप IAS विद हरिमोहन डाउनलोड करो और तैयारी शुरू करो। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, जिस तरीके से अमेरिका के अंदर चुनाव हुए और बहुत ही अच्छी खासी उठापटक और बहुत टफ कंपटीशन के बाद, जिसके अंदर एक प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप और दूसरे जो बाइडेन थे, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो लगातार लगातार जिसे कहें कि हारते जा रहे हैं, हार रहे थे, फिर भी वो अब लास्ट तक अपनी हार मानने को तैयार नहीं हैं। और एक तरीके का अजीब सा सैद्धांतिक संकट अमेरिका के अंदर खड़ा हो गया है। एक वैल्यू ऑफ क्राइसिस खड़ा हो गया है, वैल्यू क्राइसिस खड़ा हो गया, जिसकी वजह से एक बार को ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं दुनिया की सबसे पुरानी जो डेमोक्रेसी है, सबसे ताकतवर डेमोक्रेसी जो है, वो कहीं डूबती हुई नजर ना आए। लेकिन इश्यूज को किसी ना किसी तरीके से सेटल डाउन कर लिया गया और आज के दिन जो बाइडन को राष्ट्रपति घोषित करने में अभी थोड़ा सा प्रोसेस टाइम लगेगा, लेकिन हाँ, ये है, श्योर हो चुका है कि हाँ, डोनाल्ड ट्रंप को हराकर जो बाइडन जो है वो राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। ऐसे में एक रजीम चेंज हुई है और जिस तरीके से रजीम चेंज हुई है, कहीं ना कहीं इसका असर दुनिया के लगभग हर इलाके पर, हर हिस्से पर पड़ेगा। तो जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा, मैंने आप लोगों को बताया, मतलब उसमें आपने लिखा हुआ, उसमें आपने पढ़ा होगा कि चीन की क्या चिंता है। जी हाँ दोस्तों, मैं अभी आप लोगों के सामने चीन की चिंता के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप हमारी डेमो क्लासेस में को ज्वाइन करना चाहते हैं, आप सिर्फ एक मैसेज कीजिए, हमारी डेमो क्लासेस में आ सकते हैं। पॉलिटी का बैच चल रहा है, साथ में हिस्ट्री का बैच छठ पूजा के बाद स्टार्ट किया जाएगा जल्दी ही, तो उसमें भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल फ्रेश नया बैच स्टार्ट होगा। उसके बाद दूसरा मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आप हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें टेस्ट से लेकर दूसरी सब चीज़ें अवेलेबल हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छे लेवल पर आप अपनी प्रिपरेशन बिना किसी सरदर्दी के और बिना कोई खर्चा किए भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग के ऊपर क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारा एक स्पेशल बैच हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए खासकर स्पेशल बैच न्यूज़पेपर रीडिंग के लिए चल रहा है। उस पर फोकस करने के लिए भी आप हमारे से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, टॉपिक के ऊपर आते हैं। टॉपिक है चाइना। अगर चाइना की बात की जा रही है तो अमेरिका और चाइना के बीच के रिलेशंस को अगर आप देखेंगे तो आपको बड़े अलग तरीके के रिलेशंस लगेंगे। जो दोस्त होते हुए दुश्मन है और दुश्मन होते हुए मजबूरी की दोस्ती है और सिद्धांतों की दुश्मनी है। चाइना और अमेरिका के बीच में रिलेशंस ये हैं। चाइना और दूसरी तरफ अमेरिका, अगर इनके रिलेशंस की शुरुआत को आप देखें तो अमेरिका और चाइना के बीच के रिलेशंस की जो शुरुआत थी वो एक कंपटीशन की वजह से हुई थी, क्योंकि चाइना अपने आप में कम्युनिस्ट डिक्लेयर हो चुका था। और क्योंकि ये कम्युनिस्ट डिक्लेयर हो चुका था तो रशिया जो है उसका कैंप जो था वो ताकतवर हुआ, मजबूत हुआ। और रशिया का कैंप मजबूत होने के साथ साथ अमेरिका को चैलेंजेस फेस करने का ऑब्वियस सी बात है, प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। लेकिन ज़्यादा सालों तक अमेरिका को इस चीज़ का प्रॉब्लम नहीं हुई। हालांकि 20 साल हुई पूरे, और 1969 के आसपास तक अमेरिका और चाइना के रिलेशंस स्टैब्लिश होने लगे और अमेरिकन कंपनीज ने चाइना में भर भर के इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। मैं इससे रिलेटेड कुछ वीडियोस पहले भी बना चुका हूं और आगे भी इन वीडियोस को एक बनाना चाहूंगा कि चाइना के राइज में अमेरिका का क्या रोल है। और अमेरिका की एक गलती ने चाइना को इतना ताकतवर बना दिया कि आज के दिन अमेरिका को सबसे बड़ी चुनौती अगर कहीं से मिल रही है तो वो चाइना से मिल रही है। यहां तक कि रशिया भी इतना पावरफुल नहीं था जितना आज के दिन चाइना है। और यकीन मानिए, रशिया से कंपटीशन, यूएसएसआर यानी सोवियत संघ से कंपटीशन से अमेरिका मजबूत हुआ, लेकिन चीन ने अमेरिका की जड़ों को खोखला इस तरीके से कर दिया कि आज के दिन अमेरिका को सोचना पड़ रहा है कि हाउ टू डील विद चाइना। ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले रूट जो डेवलप हुए चाइना से वो ट्रेड रिलेशंस डेवलप हुए। और ट्रेड रिलेशंस इस तरीके के डेवलप हुए कि अमेरिकन कंपनीज ने अपने देश में कंपनियां बंद करके चाइना में कंपनियां खोलना शुरू किया और चाइना में जो माल बन रहा था वो अमेरिका भेजना शुरू किया। और जाने अनजाने में सही ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो शुरू हुआ। और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी इस तरीके से शुरू हुआ कि आज के दिन चाइना जो है वो टेक्नोलॉजी के मामले में खासकर 5G से लेकर
और बहुत सारी दूसरी टेक्नोलॉजीज के मामले में अमेरिका से आगे निकल चुका है। तो सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि किस तरीके से चाइना जो है वो अमेरिका से आगे निकल गया और इसी टेक्नोलॉजी के दम पर जो अमेरिका और यूरोप की मोनोपोली थी वो खत्म होती है और चाइना जो है वो उस टेक्नोलॉजी में आगे निकला और टेक्नोलॉजी ने कहीं ना कहीं इकोनॉमी को आगे बढ़ाया और इकोनॉमी ने कहीं ना कहीं अमेरिका के सामने एक सुपर पावर को लाकर खड़ा कर दिया। अब ऐसी सिचुएशन में जब एक सुपर पावर आकर खड़ी हो गई है तो दोस्तों मामला ऐसा क्या आया कि चाइना और अमेरिका दुश्मन बनते हुए नजर आए। मैं उस पर नहीं जा रहा, लेकिन अमेरिका और चाइना के रिलेशंस किस तरीके से इस्टेब्लिश हो रहे हैं इन दोनों को देखना ज़रूरी है। और इसलिए भी देखना ज़रूरी है कि कहीं हमें ये समझ में आना शुरू हो जाए, ताकि हमें ये समझ में आना शुरू हो जाए कि अमेरिका और चाइना के रिलेशंस के लिए ये जो जो बाइडेन है उन्हें किस तरीके की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। चाइना और अमेरिका के बीच में सबसे पहला अगर रिलेशन है तो वो है असलियत में ट्रेड का। चाइना और अमेरिका में दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रेड होता है अप्रॉक्सीमेट $500 बिलियन के आसपास का, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। और चाइनीज एक्सपोर्ट होते हैं अमेरिका को इतने सारे, यानी एक तरफ से अमेरिकन मार्केट जो है वो चाइना के एक्सपोर्ट पर डिपेंडेंट है और उसका अल्टरनेट दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। सोच कर देखिए, ये सबसे बड़ी अमेरिका की सिचुएशन है, प्रॉब्लम है। अमेरिका की कंपनीज ने, बड़ी से बड़ी कंपनीज ने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाइना के अंदर किया हुआ है। अमेरिका की कंपनीज ने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाइना के अंदर किया हुआ है और चाइना उन कंपनीज को ब्लैकमेल करके या कैसे भी करके अपने यहां बनाए रखे हुए है और उन कंपनीज का चाइना से निकलकर एकदम से निकलकर जाना बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो चुका है। यानी यहां कपलिंग ऑफ इकोनॉमी है। चाइना ने अपने इस ट्रेड और इन्वेस्टमेंट से कमाए पैसे से अमेरिका के ट्रेजरी बिल्स खरीद रखे हैं और अप्रॉक्सीमेट $3 ट्रिलियन के ट्रेजरी बिल्स हैं, जिसकी वजह से, यानी जितना ज्यादा अमेरिका के ऊपर कर्जा है उसमें सबसे ज्यादा कर्जा अमेरिका को अगर किसी ने दे रखा है तो चाइना ने दे रखा है अमेरिकन गवर्नमेंट को। और चाइना अगर इन ट्रेजरी बिल्स को वापस बेचना शुरू कर देता है तो अमेरिकन गवर्नमेंट की साख जो है वो नीचे गिरना शुरू हो जाती है। तीसरा अगर इशू यहां इन दोनों के बीच में देखा जाए तो टेक्नोलॉजी का है, जिसके अंदर चाइना के ऊपर लगातार आरोप लगा रहा है अमेरिका कि चाइना जो है वो टेक्नोलॉजी छीन रहा है, चोरी कर रहा है, खरीद रहा है, चोरी कर रहा है। और उसके बाद स्पाइंग का एक मामला आ जाता है जो कि चाइना के ऊपर सबसे ज्यादा है और यहां से सिक्योरिटी का मामला भी खड़ा हो जाता है अमेरिका के लिए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है डोमिनेंस, और यही डोमिनेंस अमेरिका को चाइना की खा रही है और यहीं से इन दोनों के बीच में जो डिस्टर्बेंसेस हैं, जो डिस्प्यूट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और इस डोमिनेंस में एक डोमिनेंस है इकोनॉमिक डोमिनेंस और दूसरी डोमिनेंस है मिलिट्री डोमिनेंस, और यहीं से दोनों के बीच की प्रॉब्लम्स शुरू हो रही है, लड़ाई शुरू हो रही है। इकोनॉमिक डोमिनेंस और मिलिट्री डोमिनेंस, और इन्हीं के बिहाफ पर ये मेजर कंटेक्स्ट्स हैं जिनके अंदर, जिनकी वजह से अमेरिका और चाइना के बीच में दोनों में इतना ज़्यादा डिस्प्यूट है, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन मजबूरी ये है कि ये दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा लगे रहना चाहते हैं और इन्हें भी पता है कि एकदम से अगर यहाँ से हट गए और इस रिलेशन को तोड़ दिया तो आगे आने वाले समय में
दोनों का बुरा हाल होगा। यानी सरवाइव करना खासकर अमेरिका और चाइना, खासकर अमेरिका के लिए मुश्किल हो जाएगा। और चाइना भी जानता है कि अमेरिका को कॉम्पिटिट करना है तो अमेरिका के साथ लगे रहना जरूरी होगा। अब ऐसी सिचुएशन में कहानी यहां तक पहुंच जाती है तो अमेरिका के जो बाइडन हैं उनके लिए चाइना को किस तरीके से हैंडल किया जाएगा। तो जो बाइडन जो हैं इनके जितने भी सलाहकार हैं वो असलियत में दो पार्ट्स में या दो ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं। एक वो हैं जो ट्रंप की पॉलिसीज को ही कंटिन्यू रखना चाहते हैं, ट्रंप पॉलिसीज को ही कंटिन्यू रखना चाहते हैं कि जितना ज़्यादा चाइना पर प्रेशर बनाए रखो, जितना ज़्यादा दुनिया को चाइना के अगेंस्ट खड़े रखो और जितना ज़्यादा दुनिया को अपने साथ लेकर चाइना को घेरे रखोगे उतना ज़्यादा फायदा रहेगा। दूसरे वो लोग हैं जो कि टू टाइप्स ऑफ पॉलिसीज, जो ये ट्रंप की पॉलिसीज को अपोज करते हैं और टू वे स्ट्रेटेजी पर डिस्कशन करते हैं, यानी टू वे स्ट्रेटेजी पर भरोसा करते हैं। इस टू वे स्ट्रेटेजी में ये लोग चाहते हैं कि असलियत में कपलिंग ऑफ इकोनॉमी चलती रहे, कपलिंग ऑफ इकोनॉमी चलती रहे, यानी अमेरिका और चाइना की इकोनॉमी जिस तरीके से कनेक्टेड है वो कनेक्ट रहे, चलती रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक तो सिक्योरिटी और दूसरा क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को लेकर चाइना से दूरी बनाई जाए। और कहीं ना कहीं इसी वाले ग्रुप की सबसे ज्यादा डोमिनेंस आज के दिन जो बाइडन के साथ दिखाई दे रही है, यानी जो बाइडन के सलाहकार इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करना चाहते हैं। ऐसे में ट्रंप की पॉलिसीज को यू टर्न लिया जाएगा वो तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो ट्रंप ने कदम उठाए उनको तो कंटिन्यू किया ही जाएगा। ट्रंप ने जो भी कदम उठाए उनको तो कंटिन्यू किया ही जाएगा, लेकिन साथ में सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी के मामले में चाइना को काउंटर करने के लिए जो भी पॉलिसीज थी हो सकता है वो चीन के लिए बहुत बड़ी सरदर्दी क्रिएट करें, क्योंकि जो बाइडन को इंटरनेशनल अफेयर्स या इंटरनेशनल इशू का स्पेशलिस्ट माना जाता है, जो बाइडन को इंटरनेशनल अफेयर्स या इंटरनेशनल इश्यूज का स्पेशलिस्ट माना जाता है, ये समझ लीजिए। तो मैं आपसे क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के मामले में बात ना करके और ये कपलिंग ऑफ इकोनॉमी वगैरह या डीकपलिंग ऑफ इकोनॉमी के बारे में बात ना करके सिक्योरिटी के मामले में सबसे ज्यादा डिस्कशन करने जा रहा हूं। तो मामला सिक्योरिटी को लेकर चीन की क्या चिंताएं हैं और चाइना और अमेरिका के बीच में क्या डिस्टर्ब, सबसे पहले ये पढ़ेंगे अमेरिका और चाइना के बीच में क्या क्या डिस्टर्बेंसेस थे और जो बाइडन किस तरीके से चाइना को काउंटर कर सकता था और चाइना की प्लान्स को फेल कर सकता है। ऐसे में अगर आप ट्रंप को देखेंगे तो ट्रंप की सीधी पॉलिसी थी कि भाई चाइना को सिक्योरिटी के मामले में घेर कर रखा जाए और ये जो इंडो पैसिफिक रीजन है इसमें चाइना को, इंडो पैसिफिक रीजन जो है इसके अंदर चाइना को घेर कर रखा जाए जितना ज्यादा हो सके। और इसीलिए कहीं ना कहीं क्वाड कंट्रीज का एस्टेब्लिशमेंट किया गया और इस क्वाड कंट्रीज के अंदर 4 देशों का एक ग्रुप बनाया जो कि चाइना को घेर कर यहां पर खड़ा था। चाइना को परेशानी होना बिल्कुल जेन्युइन सी बात है। साउथ चाइना सी के मामले में भी जो बाइडन हो या अमेरिका का कोई भी राष्ट्रपति हो,
चाइना के डोमिनेंस को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता। और यही कारण है कि यहां से लेकर जो भी क्वाड कंट्रीज से लेकर जो भी पॉलिसीज थी वो कमोबेश 95 से लेकर 99% तक अप्रॉक्सीमेट सेम रहेंगी। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, उसको मानना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये जो पॉलिसीज जो ये चेंज होने वाली थी, या थोड़ा बहुत हल्का फुल्का चेंज होगा, बाकी वैसे के वैसे हैं, इसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन हम सबको ध्यान रखना पड़ेगा, जो बाइडन इंटरनेशनल रिलेशंस के बहुत अच्छे जानकार हैं और वो कुछ बारीकियों को अच्छे से समझते हैं। वो कुछ मामले जहां पर ट्रंप ने गलती की थी उन्हें सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। ट्रंप की गलतियों को सुधारने की जो कोशिश की जाएगी वो क्या है उसे समझिए। असलियत में मैंने एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में आप सबको बताया था ट्रंप ने एक गलती की, या जिसकी वजह से एक एक्सेस बन गई जिसके अंदर चाइना से लेकर पाकिस्तान, ईरान से लेकर टर्की तक ये एक ऐसा ब्लॉक बन गया जो कि अमेरिका के अगेंस्ट खड़ा हुआ था और अमेरिका को बहुत ज्यादा इसकी चिंता थी। इस ब्लॉक को अगर आप देखते हैं तो इस ब्लॉक के अंदर ईरान भी, पाकिस्तान से लेकर सारे के सारे ये पूरे के पूरे कंट्रीज जो हैं वो चाइना के साथ जाते हुए नजर आ रहे थे, खड़े होते हुए नजर आ रहे थे। और उसी का असर है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि चाइना बहुत ज़्यादा ताकतवर होता जा रहा है। क्योंकि अगर चाइना को देखेंगे तो पाकिस्तान के ऊपर चाइना ने $65 बिलियन का कर्जा देकर उसको एक तरीके से अपना गुलाम सा बना लिया है। और यही रीज़न है कि कभी चाइना कभी पाकिस्तान 2 आइलैंड्स उठाकर सिंध के 2 आइलैंड्स चाइना को दे रहा है, चाबहार पोर्ट चाइना को दे रहा है। इसी तरीके से ईरान की अगर बात की जाती है तो $400 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अगले 25 साल तक करने की बात ईरान के साथ हो चुकी है और कुश आइलैंड और बंदर ए जश नाम का पूरा पोर्ट चाइना को देने की बात कर दी गई है। इसी तरीके से टर्की के साथ भी चाइना की जो गुफ्तगू और ट्रेड है, चाइना का जो ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और सब चीजें हैं वो काफी अच्छे लेवल पर चल रही हैं। तो सोचने की बात यहां पर यह है कि चाइना ने पाकिस्तान और ईरान और टर्की के साथ एक ऐसा ब्लॉक बना लिया है, एक ऐसा ब्लॉकेड बना लिया है कि अमेरिका चाहकर भी सेंट्रल एशिया से लेकर कहीं पर भी नजर नहीं लगा सकता, गड़ा नहीं सकता, देख नहीं सकता। और यही रीजन है कि एक पूरी दीवार सी खड़ी कर रखी थी ट्रंप के समय पर। यानी ऐसा लगता था कि इधर सऊदी अरेबिया से लेकर, इंडिया से लेकर जापान तक की एक दीवार जो है वो अमेरिका के साथ खड़ी हुई है और दूसरी दीवार वहां खड़ी हुई है और दुनिया लगभग क्लियर वर्ड्स में 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है। रशिया भी कमोबेश अमेरिका के डोमिनेंस के चलते चाइना के फेवर में ही खड़ा हुआ ज्यादा नजर आ रहा था। ऐसी सिचुएशन में इंडिया यानी क्वाड जो है वो काम करेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। क्वाड बिल्कुल जिसे कहते हैं, जिस तरीके से काम करना चाह रहा है वो करेगा। और जैसा भी नाटो की फॉर्म में क्वाड भी एक बहुत स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन बनेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन चाइना के ग्रुप को कमजोर करना भी अमेरिका की पॉलिसी में होना चाहिए था, खासकर इन 2 देशों को कमजोर करना, ईरान और पाकिस्तान को अपने फेवर में लाना, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका का बहुत पुराना दोस्त रहा है और ईरान भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में अमेरिका के साथ दोस्ती चाहता है और उसके ऊपर जो सैंक्शंस लगे हुए हैं, प्रतिबंध लगे हुए हैं, उन्हें हटाना चाहता है। और यही कारण है कि जो बाइडन जैसे एक मंझे हुए पॉलिटिशियन जब सामने आते हैं
तो वहां पर पाकिस्तान के अंदर भी सेलिब्रेशन शुरू होता है और ईरान से भी पॉजिटिव सिग्नल आने शुरू हो जाते हैं। क्यों? और इसके बाद चाइना के अंदर ज्यादा टेंशन्स बढ़ जाती हैं कि पिछले 4 साल में चाइना की जो अचीवमेंट्स थी, हो सकता है वो गिरना शुरू हो जाए या कमजोर होना शुरू हो जाए। समझिए, डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज क्या थी? बहुत स्ट्रिक्ट, रिजिड, अड़ियल आदमी था, थोड़ा जिद्दी अड़ियल, किसी की सुनता नहीं था। जिस वजह से सुनता नहीं था, जिस वजह से क्या था, पाकिस्तान के ऊपर क्लियर रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे, ईरान के ऊपर इस तरीके के सैंक्शंस लगा रखे थे कि ईरान चाहकर भी कुछ पॉजिटिव कर नहीं पा रहा था, और जिसे कहीं के इकोनॉमिक मामले में तिलमिला रहा था। न्यूक्लियर डील से वापस आ जाना, ईरान के साथ जो 5+1 न्यूक्लियर डील हुई थी, उसमें ईरान के पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए जहां अमेरिका ने हां कर दिया था ओबामा के टाइम पर, ट्रंप ने उसे आउटवर्डली रिजेक्ट किया और बाहर आ गए। ऐसी सिचुएशन में ईरान फ्रस्ट्रेटेड था, सैंक्शंस दोबारा लग गए, और खास बात, अमेरिका के जितने यूरोपियन फ्रेंड्स थे वो अमेरिका के ईरान के साथ दोस्ती बनाए रखना चाहते थे, लेकिन ट्रंप के जिद्दीपन ने उनको तो नाराज किया ही किया, ईरान को भी नाराज किया, और ईरान को चिढ़ाते हुए जेरूशलम के अंदर अपनी एक ऑफिस और खोल दिया, अपनी एम्बेसी खोल दी, जिसकी वजह से ईरान इंफ्यूरिएटेड था, फ्रस्ट्रेटेड था, गुस्से में था, और इतना ज्यादा गुस्से में था कि कुछ कहने की हद नहीं। पाकिस्तान के साथ अगर आप देखेंगे तो ट्रंप ने पाकिस्तान के ऊपर भी ज्यादा लगाम लगाने की जगह उसको मिलने वाली जितनी अलॉटमेंट थी वो सारी की सारी रोक दी, और साथ साथ सऊदी अरेबिया से लेकर बाकी अरब कंट्रीज को भी इसी लेवल पर रखा कि सबको रोक दिया। कतर को अरेबियन ब्लॉक से अलग करने में भी अमेरिका ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। यहां तक कि कतर ने जब अरब ब्लॉक छोड़ने की बात करी, अरब समूह को छोड़ने की बात करी, तो अमेरिका जो लीडरशिप क्वालिटी दिखा सकता था, ट्रंप ने वो नहीं दिखाई और कतर को बाकी अरब देशों से अलग हो जाने दिया। यानी कतर भी एक ऐसा पोल बनता हुआ नजर आया जो कि अरब यूनिटी के लिए खतरा था, और वेस्ट एशिया के अंदर, पश्चिमी एशिया में अमेरिका की प्रेजेंस के लिए मेन लैंड, खासकर अरेबियन पेनिनसुला के मेन लैंड पर खतरा है। अब यहां समझिए मामला क्या है। जब यही रीजन था कि पाकिस्तान जो है वो फ्रस्ट्रेटेड था, सारी के सारे आपने पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट बंद कर दिए, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट बंद होंगी, पाकिस्तान को जो अमेरिका हेल्प देता था वो बंद होंगी, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस के अंदर फंसता चला जाएगा। नतीजा क्या होगा कि पाकिस्तान को हर हालत में ज्यादा से ज्यादा चीन के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा, और चीन पर डिपेंडेंट होने की वजह से मैंने पहले बताया $65 बिलियन का इसके ऊपर कर्ज होगा, और वो चाइना की एक कॉलोनी के रूप में काम करना शुरू करेगा। एक तो चाइना को ना चाहते, चाइना को बिन मांगे ही कहीं या फिर बहुत आराम से अरेबियन सी में आने का एक मौका मिल गया। दूसरा, अफगानिस्तान में जाने के लिए अमेरिका का रास्ता बंद हो रहा है। पाकिस्तान खुद इस मामले में शायद चाहे भी, अगर मान लिया पाकिस्तान के समझदार लोग इस मामले में अगर चाहें कि चाइना से उनको जो डोमिनेंस का देखना पड़ रहा है वो कम हो, तो अमेरिका से लेकर दुनिया के बाकी सारे देशों से अगर जो दरवाजे हैं वो बंद होंगे, तो चाइना के कब्जे में तो पाकिस्तान जाएगा ही जाएगा। यहां एक मंझे हुए पॉलिटिशियन की जरूरत थी, वो डोनाल्ड ट्रंप नहीं थे, और यही एक कारण है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक मंझे हुए पॉलिटिशियन नहीं थे, ज्यादा एग्रेसिव लेवल पर आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। उसी का नतीजा था, अपनी अड़ियल पने के चलते पाकिस्तान के अंदर अपनी प्रेजेंस को कमजोर करते जा रहे थे। उसी का नतीजा था कि पाकिस्तान जाकर लगातार चाइना की गोद में बैठता रहा। और पाकिस्तान के बारे में तो जैसे बार बार कहा ही जाता है कि खसम बदलने की आदत है इसे, तो वो लगातार, अब उसे समझना पड़ेगा कि एक इंसान या एक देश जिसे लगातार अपने एक सरमाएदार बदलने की अगर आदत होती है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर उसको टैकल करना भी एक डिप्लोमेसी का ही नतीजा, डिप्लोमेसी की ही धार होती है। वो ट्रंप की विदेश नीति में नहीं दिखाई दी। नतीजा क्या कि पाकिस्तान जैसा एक बिकाऊ देश
को चीन ने आराम से खरीदा और वो बिकाऊ देश आज के दिन सरदर्दी बना हुआ है दुनिया के देशों के लिए। दूसरी तरफ ईरान के को बहुत उम्मीद थी न्यूक्लियर डील से, क्योंकि ईरान भले ही ये कहे कि कहीं ना कहीं भाई ईरान पीसफुल न्यूक्लियर डील बनाना, पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स के लिए तैयार हो गया था। अब ऐसी सिचुएशन में अगर वो शांति प्रिय तौर पर नाभिकीय अस्त्रों के लिए पाकिस्तान यदि तैयार हो गया है, शांतिपूर्ण प्रयोग के लिए, नाभिकीय अस्त्रों के प्रयोग के लिए अगर पाकिस्तान तैयार हो गया था, तो ऐसी ईरान तैयार हो गया था, तो दोस्तों ऐसी सिचुएशन के लिए आप मुझे ये बताइए, अगर उस पर निगरानी अच्छी रखी जाती तो कहीं ना कहीं ईरान भाई पीसफुल यूज दुनिया के बाकी देश भी तो कर रहे हैं, ईरान भी कर लेता, कुछ ऐसा बीच का रास्ता निकाला जाता। लेकिन नहीं, बीच का रास्ता निकालने की जगह अपने आप को कंफर्टेबल जोन में रखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को, जिसे कहते हैं, क्लियर वर्ड्स में मना कर दिया और ईरान की जो उम्मीदें थी उनसे अपने आप को अलग कर दिया। ईरान की उम्मीदें टूटी, ईरान की एक जो आशा थी वो टूटी और नतीजा ये हुआ ईरान की इकोनॉमी जो थी वो लगातार कोलैप्स होनी शुरू हो गई। वो भी तब जब यूरोपियन कंट्रीज ईरान के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाए रखना चाहते थे। यूरोपियन कंट्रीज ईरान के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाए रखना चाहते थे, किसी न किसी तरीके से एक मॉडरेट पॉलिसी को अपनाना चाहते थे। डोनाल्ड ट्रंप ने उसे बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में रिजेक्ट कर दिया। नतीजा ये हुआ कि आने वाले समय में ईरान को चाइना का हाथ थामना पड़ा। यहाँ तक कि अमेरिका, और सबसे बड़ी बात, यहाँ अमेरिका एक बहुत अच्छी पॉलिसी अपनाता था। अब बहुत अच्छी पॉलिसी ये अपनाता था कि भले ही ओबामा के टाइम पर अगर आप देखें तो बहुत अच्छी पॉलिसी ये अपनाता था कि ईरान का दो तरीके से इस्तेमाल करता था और ईरान को डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट मदद पहुंचाए रखता था। वो ये कि भले ही अमेरिका सैंक्शंस लगा दे लेकिन इंडिया के थ्रू ईरान की इकोनॉमी को कोलैप्स करने से बचाए रखता था। ये याद रखिए। और ईरान के ऊपर कभी भी, इंडिया के ऊपर कभी भी इतना दबाव नहीं डाला कि ईरान से बिल्कुल रिलेशंस खत्म कर दे। यही रीजन है इंडिया अपना लगभग 15 से 20% के करीब क्रूड ऑयल ईरान से मंगवाता रहा। नतीजा उसका ये रहा कि ईरान की इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर थोड़ी सी मरहम लगती रही और इंडिया जो है, इंडिया को सस्ता तेल मिलता था, उसका बेनिफिट मिलता था। तो ईरान और इंडिया के थ्रू चाबहार पोर्ट से होते हुए अफगानिस्तान को मदद भी पहुंच जाती थी। अब प्रॉब्लम डोनाल्ड ट्रंप के आने से क्या आई, जो एक थोड़ा सा पॉलिसीज के ऊपर अब सवालिया निशान लगते हैं, वो पॉलिसी वो आया ये कि इंडिया के ऊपर इतना प्रेशर क्रिएट कर दिया अड़ियल पने के चलते, और इंडिया ने अपनी सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए थोड़ा सा अमेरिका के अकॉर्डिंग ट्विस्ट करना जरूरी समझा और ये पॉलिसी अपना ली कि ठीक है, हम ईरान से तेल खरीदना बंद कर रहे हैं। नतीजा उसका ये रहा, ईरान से तेल खरीदना बंद करने का, कि इंडिया जैसा बड़ा ऑयल इंपोर्टर जब ईरान से तेल खरीदना बंद कर देगा तो ईरान की इकोनॉमी कोलैप्स करते हुए देर नहीं लगेगी और ईरान के पास ऑप्शन नहीं होगा चाइना के खेमे में जाने का। कोई भले ही आपका दुश्मन है, उस दुश्मन को कम से कम अपने दुश्मन के, छोटा दुश्मन है या कैसा भी है, उसे अपने दुश्मन के खेमे से जाने से रोकने की कोशिश अवश्य करनी चाहिए, ताकि जो आपका मेन अपोनेंट है वो ज्यादा ताकतवर ना हो। अमेरिका को ये, खासकर डोनाल्ड ट्रंप को ये करना चाहिए था कि ईरान को एक इस मुहाने पे रखे कि उसको समझाने की, क्योंकि किसी भी देश को, अमेरिका की शुरू से ये कोशिश रही है कि ईरान को समझाया जाए कि आप न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे नहीं बढ़ाएंगे, जो न्यूक्लियर जो रिफाइनमेंट है वो नहीं करेंगे, एनरिचमेंट है वो नहीं करेंगे और न्यूक्लियर बॉम्ब टेक्नोलॉजी नहीं बनाएंगे। लेकिन
आप उसका पीसफुल यूज कर सकते हैं, इस पे अमेरिका एक तरीके से सहमत हो गया था, बराक ओबामा इसमें सहमत हो गए थे। लेकिन प्रॉब्लम कब आई? प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब डोनाल्ड ट्रंप की अड़ियल पॉलिसी ने क्लियर वर्ड्स में ईरान को मना कर दिया और एक तरीके से सारे रास्ते बंद कर दिए, और जो उसकी मदद कर रहा था उसके ऊपर भी इतना प्रेशर क्रिएट कर दिया कि उसने भी मदद बंद कर दी, जैसे इंडिया। नतीजा क्या? इंडिया को तो नुकसान हुआ ही, चाबहार पोर्ट से लेकर बाकी सब चीजों का। हालांकि सिग्नल्स अच्छे आ रहे हैं, अगले वीडियो बताऊंगा, लेकिन सोचकर देखिए दोस्तों, रियलिटी क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप ने वो रास्ते बंद कर दिए कि ईरान के पास ऑप्शन ही नहीं बचा, और इससे और कुछ नहीं हुआ। चाइना का जो ब्लॉक था वो मजबूत हुआ। आउटकम क्या आया? अभी तक इस पूरे के पूरे इस पूरी की पूरी पर्शियन गल्फ से लास्ट तक कहीं पर भी चाइना की प्रेजेंस नहीं थी, लेकिन अब यहां पर किश आइलैंड की उपस्थिति ने, किश आइलैंड के अंदर चाइना की प्रेजेंस ने अमेरिका के लिए एक थ्रेट पोज कर दिया। और वो थ्रेट पोज कर दिया, यानी अब कहां तो यहां पूरा इलाका जो था वो अमेरिका के डोमिनेंस में था, अब यहां चाइना आ गया। नतीजा क्या? अब चाइना के लिए एक थ्रेट है जो कि नेगेटिव है, प्रॉब्लमेटिक है। यही एक सिचुएशन थी। हालांकि ट्रंप इंडिया के लिए बहुत फायदेमंद था। ट्रंप के टाइम पर इंडिया ने वो काम निपटा दिए जो कि शायद ओबामा या डेमोक्रेट्स के मामले में कभी भी नहीं करते, और उसमें सबसे बड़ी अचीवमेंट जो थी वो कश्मीर को टोटल फुल्ली इंटीग्रेट कर लेना था। नतीजा जो मर्जी हो वो बाद की बात है, लेकिन आज के दिन इंडिया एक ऐसी पोजीशन में आ चुका है कि उस डिसीजन को रिवर्स नहीं किया जा सकता। ये सबसे बड़ा फायदा ट्रंप का इंडिया के साथ रहा। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर चीन को थोड़ी सी आराम था ट्रंप से। ट्रंप चीन के लिए फायदेमंद था क्योंकि एक बेवकूफ अपोनेंट मिला हुआ था। यहां पर आज के दिन ईरान जो है वो ताकतवर मतलब नहीं है, और वो चीन के पाले में जाके बैठा हुआ था। अब जो बाइडन आए हैं, जो बाइडन पाकिस्तान के साथ रिलेशंस बहुत अच्छे रखते हैं। 2008-9 के आसपास अगर आप देखें तो 1.5 बिलियन डॉलर की मदद पहुंचाई थी, और इसके लिए जो बाइडन को पाकिस्तान ने हिलाल ए पाकिस्तान नाम का ऑनर भी दिया था। यानी जो बाइडन इंडिया के साथ तो अच्छे रिलेशंस रखते ही हैं, पाकिस्तान को भी जरूरत पड़ने पर इस तरीके से मदद बनाए रखी कि चाइना के डेट ट्रैप में पाकिस्तान नहीं फंस रहा था। और सी पैक को बहुत ज्यादा की तवज्जो तो भूल ही जाओ। और यही एक कारण है कि पाकिस्तान, यही कारण है, सोचकर देखिए, कि धीरे धीरे अमेरिका के अंदर कमजोर रजीम आते ही पाकिस्तान जैसे देशों में चाइना की पावर बढ़ने लगी। वही काम चाइना ने ईरान के अंदर किया। जिस स्पेस को अमेरिका ने खाली किया वही चाइना ने भर दिया। अब जो बाइडन अगर उसी न्यूक्लियर डील को दोबारा से रिवाइव करते हैं और इंडिया के रिलेशंस ईरान से अच्छे होते हैं और अमेरिका और यूरोप को भी ईरान में एंट्री करने का मौका मिलता है, यूरोप और अमेरिका को भी ईरान में एंट्री करने का मौका मिलता है, तो वो डायरेक्ट चैलेंज होगा चाइनीज डोमिनेंस को ईरान के अंदर। और यहां इन दो देशों में चाइना कमजोर पड़ते ही चाइना को और अच्छे तरीके से घेरा जा सकता है। यहां अगर चाइना कमजोर पड़ता है तो चाइना को और अच्छे तरीके से घेरा जाएगा, और जैसे जैसे और अच्छे तरीके से घेरा जाना शुरू होगा, चीन अपने आप सिकुड़ता चला जाएगा, कम से कम मिलिटरीली, कम से कम सेना के तौर पर, और उसका डायरेक्ट बेनिफिट अमेरिका, इंडिया और अमेरिका के पाले में रहने वाले देशों को मिलेगा। इसीलिए दोस्तों बहुत सोच समझकर ये जो बाइडन है, क्योंकि इन्हें अच्छा खासा लंबा एक्सपीरियंस है, आने वाले समय में क्या चेंजेस आते हैं, लेकिन अभी का असेसमेंट तो यही है कि पिछला रिकॉर्ड जो बाइडन का खासकर पाकिस्तान और ईरान के मामले में ठीक ठाक रहा है, और ईरान के साथ न्यूक्लियर डील पहुंचाने में जो बाइडन की बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा था, महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। और इसी तरीके से अगर आप देखेंगे इंडिया के साथ भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इंडिया जो बाइडन की रही है। खेला मतलब एक बहुत ही वेल एस्टेब्लिश्ड बंदा, या फिर यूं कहें कि वेल ट्रेंड और वेल नॉलेज बंदा जो है वो आज के दिन आकर गद्दी पर बैठा है। उम्मीद है
डोनाल्ड ट्रंप ने जो जो गलतियां करी हैं वो यहाँ पर सुधार ली जाएंगी। धन्यवाद।